नमस्कार। भारतीय कला एवं संस्कृति के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत में जो नृत्य कलाएं हैं, जो अन्य कलाएं हैं, इसका विकास एवं इसकी संरचना को आज हम समझेंगे और इसमें महत्वपूर्ण जो आप व्यक्तित्व हैं इनके बारे में भी जानेंगे जो आपके एग्जाम में भी आते हैं प्रश्न। तो आइए बात करते हैं आज के हम लेक्चर पर और शुरुआत करते हैं संस्कृत लिटरेचर से, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत लिटरेचर एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है भारत में इतिहास के अध्ययन का। इसमें वैदिक साहित्य आ जाते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं जो हम जानते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा पुराण हो जाएंगे, करीब ये 18 पुराण हैं। इन पुराणों में तात्कालिक राजाओं की भी चर्चा है। उदाहरण के तौर पर वायु पुराण की बात करें तो इसमें गुप्त साम्राज्य की चर्चा है, गुप्त राजाओं की चर्चा है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा कुछ कालिदास के महाकाव्य हो जाएंगे, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब हो जाएंगे कालिदास के जो तात्कालीन महाकाव्य नाटक हैं, ये सब भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसे ही जो व्यक्ति हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी हो, भारवी हो, विज्ञानेश्वर हो या फिर अन्य हो, मुद्रा राक्षस के लेखक हो, तो कोई भी हो, ये सब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत लिटरेचर में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है तात्कालिक आर्ट एंड कल्चर को जानने का और तात्कालिक इतिहास को जानने का। क्योंकि आप देखेंगे मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है, तो इस नाटक में चंद्रगुप्त चाणक्य की बात कही गई है। इसी का इन्हीं का दूसरा एक नाटक है जिसमें गुप्त काल में जो रामगुप्त था और चंद्रगुप्त द्वितीय था विक्रमादित्य, उसके बारे में कथा कही गई है। इसी तरीके के अन्य नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम में एक ऐसी तरीके के नाटक की बात कही गई है जो अग्निमित्र के बारे में है। तो ये सब महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए, तो ये संस्कृत नाटक के बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके अलावा इसमें महाभारत, जिसको जैश संहिता कहा जाता था, आगे चल के इसका नाम भारत में महाभारत पड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत भारत में जो महाभारत है, इसमें गीता जो इसके बीच में गीता है, ये भारत में दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भारत की इंडियन फिलॉसफी है, इसका सबसे मूलभूत ग्रंथ है। इसके अलावा उपनिषद, ये भी भारत के मूलभूत ग्रंथ है फिलॉसफी के मामले में। इन्हीं का उद्घाटन किया था स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में। तो उपनिषद हमारा बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है, अद्वैत दर्शन को दिखाता है। अद्वैत दर्शन का अर्थ होता है कि एक ही ईश्वर, यानी पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ईश्वर है। हम बहुत सारे ईश्वर देख रहे हैं लेकिन एक ही है। फिर ये अद्वैत दर्शन आगे निराकार और साकार में बदल जाएगा, जिसमें आप देखेंगे निराकार में लोग किसी भगवान मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, जबकि साकार वाले मूर्ति पूजा भी करेंगे और उसमें देवता की साक्षात देखना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये उपनिषद दर्शन भी हमारा महत्वपूर्ण है। ये भी संस्कृत ग्रंथ का ही पार्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें पोएट्री यानी कविता, काव्य, ड्रामा और ये फिलॉसफी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है संस्कृत साहित्य का। आइए आगे बात करते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि जानते हैं जो कला एवं संस्कृति होती है, कला एवं संस्कृति का मूल होता है ये परफॉर्मिंग आर्ट, नृत्य कलाएं, दृश्य कलाएं। तो ये महत्वपूर्ण है, दृश्य कलाएं और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भारत में क्लासिकल डांस जो है ये कैसे आई, इनकी शुरुआत कैसी आई, तो एक कहानी है इसके पीछे कि जब देवता मतलब सृष्टि के निर्माण के बाद जब देवता बोर हो रहे थे, देवता परेशान हो रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव हमारे लिए कुछ आप और करिए, हम परेशान हो रहे हैं, हम अकेले बहुत बुरा लग रहा है हमें। तो इसमें ब्रह्मा जी ने जो भरत मुनि थे इनसे कहा कि आप कुछ एक नाट्य शास्त्र की रचना करिए ताकि देवताओं का मनोरंजन हो सके। तो आखिरकार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा और इसमें उन्होंने परिकल्पनाएं की, नृत्य से संबंधित। इसमें उन्होंने 108 मुद्राओं की बात की और भी बहुत सारी अन्य मतलब जो टेक्निकलिटीज होती हैं नृत्य करने के लिए, उन सब की बात की। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत में नृत्य को समझने का। एक और है अभिनव दर्पण, ये नंदीकेश्वर का ग्रंथ है अभिनव दर्पण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत में क्लासिकल डांस को समझने का। तो ये दोनों ग्रंथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण नंदीकेश्वर का।
तो इन्हीं जो दो ग्रंथ हैं इनसे हमें नाट्य से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होती है। नाट्य का मतलब यहाँ पे है नृत्य से भी है नाट्य का मतलब, ठीक है। तो इसको नाटक बस मतलब समझिएगा। वैसे भी जो नृत्य होती है ये नाटक और नृत्य दोनों का समावेश होते हैं। जो आपने दक्षिण भारत के नाट्य देखेंगे ना, आप कभी देखेंगे मोहिनीअट्टम देखेंगे, कथक देखेंगे, कुचिपुड़ी देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे नाट्य भी चलता है साथ में। जो कथाएं होती हैं, जो जैसे कृष्ण कथा होती है, कृष्ण कथा में कालिया नाग का दमन हुआ था, तो इस तरीके से जो डांस करते हैं इसमें एक चित्र भी बनाने की कोशिश की जाती है, इसके अलावा नृत्य भी किया जाता है। तो नाट्य अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, इसका कई सारे अर्थों में इसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो कुल मिला के जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, इसमें शास्त्रीय नृत्य के अनुसार इन्होंने दो चीजों की बात कही। जो नाट्य होते हैं दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, इनके दो आयाम होते हैं मुख्यतः। एक होता है लास्य। लास्य क्या होता है? ये भाव, रस और अभिनय का प्रतीक होता है। उदाहरण के तौर पर आपने बहुत सारी नृत्यांगनाओं को देखा होगा। इस चित्र को देख लेते हैं। इसमें नृत्यांगना को चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें नृत्यांगना के चित्र में किसी भाव को दिखाने की क्षमता है, ये किसी भाव को दिखा रही है हाथ के सापेक्ष। ये भी देखिए, ये भी भाव को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो नर्तकियां हैं, जो नारी हैं, तो इनका ये मुख्य भाव है। जितने भी फीमेल पोस्चर हैं, या फिर आप ऐसे करें जो मतलब नारी नृत्य के लक्षण हैं, तो इनको हम लास्य बोलते हैं। लास्य में काउंट करते हैं। इसमें भाव, रस एवं अभिनय का प्रतीक होता है। ये भाव, रस एवं अभिनय का प्रतीक होता है। अभिनय, ये देखिए अभिनय ही तो कर रही है, ये अभिनय भी कर रही है, ये किसी भाव को दिखा रही है। इसके पीछे एक रस होगा, अब वो निर्भर करता है। ये श्रृंगार रस की बात कर रही है, यहाँ पे ये फिर अन्य रसों की बात कर रही है, क्योंकि 9 रस होते हैं ना, तो इसमें 8 रसों की हालांकि चर्चा की गई है। तो किसी ना किसी रस को प्रदान कर रही है, तो लास्य हो गया। दूसरा हो गया तांडव। ये पुरुष भाव की प्रधानता है। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इसमें पुरुष भाव की प्रधानता है। इसमें क्या होता है, लय एवं गति पर फोकस किया जाता है। लय एवं गति, आप देखते हैं भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो ये जो पुरुष भाव है इसकी प्रधानता करते हैं। तांडव का अपना ही एक रूप होता है, हालांकि इसको स्त्रियां भी करती हैं, लेकिन ये पुरुष भाव की प्रधानता करता है क्लासिकल डांस में। ये सब याद रखिएगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं, क्लासिकल नृत्यों की बात कर लेते हैं हम। तो भारत में कौन कौन से क्लासिकल डांस है, जिसमें हम देखेंगे भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम कहाँ होता है? ये तमिलनाडु का नृत्य है। इसी तरीके से मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ये आप नृत्य याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहिनीअट्टम ये केरल का हो जाएगा। इसके अलावा कथकली नाम का एक नृत्य भी है, जिसमें आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े पोस्चर पहने जाते हैं, चेहरे पर बहुत सारे रंग भी होते हैं, जिसमें हरा लाल रंग भी आप देखते हैं। और तो ये कथकली होता है, केरल का ही है। इसके अलावा एक अन्य नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा सत्रिया, एक सत्रिया नाम का नृत्य, सबसे नया नृत्य है। इसको शंकरदेव इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये असम का नृत्य है, सबसे नया है। इसके अलावा ओडिसी तो उड़ीसा का नृत्य हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुरी, ये मणिपुर का नृत्य हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के भारत में 8 महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसमें से 8वां महत्वपूर्ण नृत्य है कथक। ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं बिरजू महाराज। 2022 में इनका निधन हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे बिरजू महाराज। इनसे प्रश्न बन चुके हैं एसएससी में। तो कथक सिर्फ उत्तर भारत का है। बाकी जो अन्य नृत्य हैं ये उत्तर पूर्व, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं 2 नृत्य, और बाकी सब दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। इसके अलावा क्लासिकल डांस के अलावा कुछ अन्य नृत्य भी हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि ये नृत्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक नृत्य है छऊ। ये छऊ नृत्य कहाँ का है? ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का नृत्य है। यहाँ पे ये नृत्य होता है मुख्यतः, और इस नृत्य को यूनेस्को दर्जा प्राप्त है इस नृत्य को, ठीक है। इस नृत्य को यूनेस्को की सूची में
शामिल किया गया है छऊ और एक कालबेलिया नृत्य को। ये कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है, तो इन दो नृत्यों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है कि भारत में जो क्लासिकल डांस है इनमें 9 नृत्य शामिल हो चुके हैं, तो उसमें छऊ का ही नाम आएगा। अगर कहीं पर प्रश्न बन जाए कि क्या भारत का नवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, नवा क्लासिकल डांस कौन सा है, तो इसमें इसका जवाब होगा छऊ। ये कहीं कहीं पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को दर्जा दिया हुआ है क्लासिकल डांस का। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है, तो ये सब हम याद रखेंगे। तो हमने बात कर ली है पूरे 8 नृत्यों की। अगर हम भरतनाट्यम के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं इनकी बात करें, तो भरतनाट्यम आप देखेंगे तो इसमें रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, ये सब महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना चाहिए। इसमें मृणालिनी साराभाई भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये साराभाई जी की पत्नी है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया हुआ जाने वाला नृत्य। ये जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, माधुरी अम्मा, ये सब महत्वपूर्ण इसके कलाकार हो जाएंगे। तो ये सब आप याद रखिए क्लासिकल डांस के बारे में। छऊ नृत्य भी याद रखेंगे, कालबेलिया भी याद रखेंगे। बाकी नृत्य तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसकी चर्चा स्ट्रेटेजी के सेशन में करेंगे। म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इनकी बात कर लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो संगीत वाद्य यंत्र क्या होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम नृत्य करते हैं तो जो भारत में जब नृत्य शुरू हुआ तो नृत्य के लिए कुछ भाव चाहिए होते हैं। तो ये भाव आप देखेंगे अजंता एलोरा गुफाएं, इसके पहले भीमबेटका की गुफाओं में नृत्य के चित्र हैं। भीमबेटका की गुफाओं में भी नृत्य के चित्र हैं। तो नृत्य तो सबसे पुरानी विधा है, लेकिन इसके बाद इसमें संगीत का तत्व भी जुड़ जाता है। आप देखेंगे कि लोगों में रुचि जागती है संगीत के प्रति। इसी में अगर हम भरत मुनि की बात करें, क्योंकि भरत मुनि ने इसको समझाया हुआ है, तो भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें हो जाएगा तत्वाद्य, ये यानी हो जाएगा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। नंबर दूसरा हो जाएगा सुशिर वाद्य। ये सुशिर वाद्य क्या होते हैं, यानी वायु वाद्य इनको बोलते हैं। सुशिर वाद्य जैसे हारमोनियम हो गया, ठीक है, ये सुशिर वाद्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अवनद्य वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र, इसमें क्या हो जाएगा, ये चमड़े के वाद्य यंत्र होते हैं, चमड़े से बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर तबला ही आप देखते हैं तो चमड़ा से बनाया जाता है। ये ढोलक हो गई। चौथा हो जाएगा घन वाद्य। घन वाद्य या आघात वाद्य भी उसको बोलते हैं। ये आइडियोफोन बोलते हैं, इसको सॉलिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे चारों ही। तद्वाद्य यानी इसको स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये आप चारों वाद्य के उदाहरण याद रखेंगे। आइए इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं तद्वाद्य के। इसमें आप देखेंगे कंपन उंगली या गज की सहायता से कंपन किया जाता है। इसमें हो जाएगा संतूर हो जाएगा। इसमें हाल में संतूर जो वादक थे शिव कुमार शर्मा का निधन भी हुआ है 2022 में, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है संतूर वादन से। इसमें वीणा हो जाएगा, इसमें सरोद हो जाएगा, सितार हो जाएगा, इसमें वायलिन हो जाएगा। तो ये सब हो जाएंगे। कमीचा हो जाएगा। तो ये तद्वाद्य के उदाहरण है। सुशिर वाद्य के उदाहरण क्या हो जाएंगे, ये बांसुरी हो जाएगी। बांसुरी, इसको एरोफोन बोलते हैं या विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बांसुरी हो जाएगी। इसमें सहनाई हो जाएगी, सहनाई हो जाएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अवनद्य वाद्य यंत्र क्या होते हैं, चमड़े के वाद्य यंत्र, जिसमें पशुओं की खाल से बने होते हैं। तो ढोलक इसमें आ जाएगा, तबला आ जाएगा, इसमें मृदंगम आ जाएगा, डमरू आ जाएगा। तो ये सब कौन है, अवनद्य वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में क्या आ जाएगा, वर्तन आ जाएगा, झांझ आ जाएगा और पत्थर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, आघात वर्ग। आप देखते हैं घन वाद्य यंत्र सबसे ऐसे शुरुआती वाद्य यंत्र है जिनकी सबसे पहले शुरुआत हुई। इसके बाद में संगीत यंत्रों का लगातार विकास होता गया। ठीक है, तो ये आप वाद्य यंत्र जरूर याद रखेंगे। तो तबला वादन की बात कर लेते हैं, क्योंकि तबला वादन एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो तबला वादक यंत्रों की अगर हम बात करें तो इसमें उस्ताद अल्लाह रखा खां,
अल्लाह रखा खां, ये जाकिर हुसैन साहब। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे देश के जो तबला वादन संबंधित हैं। ठीक है, तबला। और इसके अलावा दूसरा वाद्य यंत्र से हम बांसुरी की बात कर लेते हैं। बांसुरी बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। खोखली नलिका में स्वर की ऊंचाई को नियंत्रित करके बजाया जाता है इसको, बांसुरी को। तो बांसुरी में एक गहरी बांसुरी होती है, दोहरी बांसुरी, दो प्रकार की बांसुरियां होती हैं। बांसुरी वादक की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं बांसुरी के वादन से। ठीक है, इसके अलावा एन रवानी, राकेश चौरसिया, पन्ना लाल घोष, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुके हैं, याद रखिएगा। शहनाई की बात कर लेते हैं। तो शहनाई भी कंपिका युक्त वाद्य यंत्र होता है। विवाह, मंदिर उत्सव या किसी मांगलिक उत्सव में इसको बजाया जाता है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्होंने भी आजादी की पूर्व संध्या पर शहनाई बजाई थी, इसलिए बहुत ही प्रमुख नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां ये भारत रत्न सम्मानित हैं। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। इसके पहले पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, तो ये भी याद रखिएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसके अलावा इसमें कृष्णा राम चौधरी, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, पंडित अनंतलाल, ये सब महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। सितार वादन की बात करते हैं। सितार, तो सितार ये 13वीं शताब्दी में सितार का आविष्कार तराना, ख्याल और कव्वाली शैली के कवि अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तबला का भी शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने ही की थी। और सितार की खोज भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। तो ये याद रखिएगा, सितार यंत्र जो है, जो भारतीय वीणा हुआ करती थी, जो सरस्वती जी के साथ आप देखते हैं, सरस्वती माता के साथ, और जो ईरानी तंबूरा हुआ करता था। तंबूरा एक सिंपल सा वाद्य यंत्र था जिसमें जो वीणा जितना आकर्षक नहीं हुआ करता था, इसको मुख्यतः जो सूफी संत है वो बजाया करते थे तंबूरे को। तो जो सितार है तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लाया गया था, इसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। जो पंडित रविशंकर जी हैं, ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पंडित रविशंकर जी, इसमें निखिल बनर्जी हो जाएंगे, विलायत खां हो जाएंगे, बंदे हसन हो जाएंगे, बुद्धादित्य बनर्जी हो जाएंगे, उमाशंकर मिश्रा, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सितार वादन के मामले में। अगला यंत्र है हमारा संतूर। तो संतूर वादन में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका हाल फिलहाल में निधन हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रखेंगे। भजन सुपारी हो जाएंगे, अभय सोपोरी हो जाएंगे, इसमें तरुण भट्टाचार्य, सतीश व्यास, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो संतूर क्या होता है? ये सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार होते हैं। और संतूर की जो है उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि इसकी ईरान से हुई है। संतूर की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा आइए कुछ और बात कर लेते हैं संतूर के अलावा। तो एक नया यंत्र है, ये है सरोद। सरोद, तो सरोद फारसी मूल का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है गीत या माधुरी। ठीक है, तो सरोद में 6 और 8 तार होते हैं। विश्व में सरोद के प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय उस्ताद अमजद खान को जाता है, अमजद अली खान को। अमजद अली खान इसके मुख्य व्यक्ति हैं सरोद से संबंधित। तो अमजद अली खान, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आपके एग्जाम में कई बार बन चुका है प्रश्न। इसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां के अलावा अली अकबर खां, सौमिक दत्त, राजीव तारानाथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है सरोद वादन से संबंधित। एक हो जाएगा सुरबहार वाद्य यंत्र, सुरबहार। ठीक है, इस सुरबहार सितार वाद्य यंत्र का बदला हुआ रूप है। किसका? जो सितार वाद्य यंत्र हुआ करता था उसी के जैसा होता है ये। और इसमें सिंधी सारंग, गुजरातन सारंगी होती हैं। शंकूर खान, पंडित राम नारायण, ये सब इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वीणा की अगर बात कर लें तो वीणा एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। आप जानते हैं वीणा को देखा जाए, समुद्रगुप्त के को आपको याद होगा कि एक मोहर प्राप्त हुई थी जिसमें समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा भारत में हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के हाथ में भी ये होता है। इसके अगर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात की जाए तो लालमणि मिश्र महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे। लालमणि मिश्र, एस बालचंद्रन हो जाएंगे, पुण्य श्रीनिवास हो जाएंगे, लालगुड़ी जयरामन आदि इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वीणा वादन संबंधित। ठीक है, एक रुद्र वीणा होती है। रुद्र वीणा ये वीणा का ही एक संस्करण होता है। इसके अलावा वायलिन एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। तो वायलिन आप देखेंगे
वायलिन, इसमें क्या होता है, ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन भी वायलिन बजाने में कुशल हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। इसका वायलिन को हिंदी में बेला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें वादकों के नाम अगर हम बात करें तो विष्णु गोविंद जोग द्वारम वेंकटेश्वर नायडू, इसमें एस चंद्रशेखरन हो जाएंगे, एम चंद्रशेखरन, और इसमें एम एस गोपाल कृष्णन आदि नाम महत्वपूर्ण है। पखावज क्या होता है, ये एक ढोलक जैसा यंत्र होता है। इसमें आप देखेंगे इस तरीके से, और ऐसा होता है, ऐसा ढोलक जैसा यंत्र होता है। तो तबले की उत्पत्ति पखावज से हुई है ऐसा माना जाता है। पहले पखावज आया था, इसके बाद तबला की उत्पत्ति हुई थी। पखावज को पुष्कर, मृदंग, मिदल आदि नामों से भी जानते हैं। तो इसको कहा, इसके कौन कौन से मुख्य वादक है, तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, ओप्पालप्पू श्रीनिवास और पंडित गोपाल दास, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पखावज को बजाने वाले। तो इसी तरीके से अन्य वाद्य यंत्र भी हैं, घटम हो जाएंगे। घटम यानी जो घड़े के आकार जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, जिसका संकीर्ण मुंह होता है, इसको घटम वाद्य यंत्र बोलते हैं। इसके अलावा पियानो भी होता है, एक तार वाद्य यंत्र है ये। इसके अलावा और ही वाद्य यंत्र है कुछ जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतनी ही चर्चा आपके लिए आवश्यक है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की। आइए आगे बात करते हैं फोक एंड ट्राइबल आर्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम देखेंगे हमारे देश में जो ये चित्रकला रही है, बहुत सबसे प्राचीन कलाओं में से एक मानी जाती है। इसमें आप देखेंगे सबसे प्राचीन चित्रकलाओं में से एक मानी जाती है। भीमबेटका के चित्रों की हमने बात की थी, तो भीमबेटका के और सिंधु घाटी में जो हमको हल्के फुल्के ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यही भारत में दर्शाते हैं कि भारत में चित्रकला बहुत ही पुरानी रुचि है। हालांकि वो चित्रकला आदिम प्रवृत्ति है, मतलब आदिम लोगों की चित्रकला है, मतलब चित्रकला का आदिम प्रकार है। आज की चित्रकला हम देखते हैं जो विकसित मानव की चित्रकला है, लेकिन चित्रकला का तो चित्रकला है और इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है मनुष्य की। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ चित्रकला के बारे में। कुछ चित्रकलाएं ऐसी भी जिनको जीआई टैग भी बाद मिला हुआ है, जैसे कि आपका मधुबनी पेंटिंग हो जाएगी। ये कहाँ की है, ये बिहार की पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। हमने बात की थी, जब पेंटिंग की हम बात करते तो हमने जहांगीर का काल देखा था। जहांगीर के काल में सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ है, तो हमने जहांगीर के काल को देखा था। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की चित्रकला है। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, जिसमें से वारली पेंटिंग हो जाएगी। वारली ये महाराष्ट्र की चित्रकला हो जाएगी, ये भी जीआई टैग प्राप्त है। इसके अलावा इसमें पट्ट चित्र हो जाएगा। पट्ट चित्र उड़ीसा की चित्रकला है, ओडिशा की है। मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा और भी भील जनजाति की भी अपनी चित्रकलाएं हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो गोंड चित्रकला की बात करें तो हम गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, पिथौरा पेंटिंग एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है। पिथौरा ये कहाँ की, मध्य प्रदेश की ही है। मतलब मध्य प्रदेश बस नहीं बोलेंगे, इसमें राज्य बोलना गलत हो जाएगा। अगर हम बोले गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की तो गोंड जनजाति सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है ना, गोंड जनजाति अन्य क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो गोंड जनजाति की चित्रकला है, ये कहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरीके से पिथौरा ये भील चित्रकला है। भील जो जनजाति होती है, और अगर और भी ज्यादा अच्छे से बोले तो भील जनजाति की उपशाखा होती है भिलाला। तो भिलाला जनजाति के द्वारा ये चित्रकला की जाती है। अनुष्ठानिक चित्रकला है, इसमें घरों की दीवारों पर ये चित्र बनाए जाते हैं और देवताओं से प्रार्थना की जाती है। गाय से गोबर से लिप के दीवार को ये चित्रकला बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये पिथौरा चित्रकला महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ये सब आप चीजें याद रखेंगे। आइए कुछ और पेंटिंग की बात कर लेते हैं हम, जो हमारी जनजातीय चित्रकला से ही संबंधित है। इसके अलावा कुछ अन्य पेंटिंग भी हैं, जिसमें हो जाएगा आपका फड़ पेंटिंग। फड़ कहाँ की है, ये राजस्थान की है, राजस्थान की चित्रकला है। सौरा पेंटिंग, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो सौरा पेंटिंग कहाँ की हो जाएगी, उड़ीसा की हो जाएगी। इसके अंदर बाघ पेंटिंग, बाघ जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है,
तो ये महत्वपूर्ण है, बाघ पेंटिंग, बाघ। तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश की। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और ये गुफाएं भी महत्वपूर्ण है। अजंता एलोरा में जैसे कि आप देखते हैं थोड़ी धार्मिक गुफाएं हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष गुफाएं हैं। बाकी गुफाएं बाघ नदी के पास है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पट्टे चित्र पेंटिंग भी उड़ीसा की ही थी, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। पट्टे चित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सब आप प्रकार याद रखेंगे। और बार्ली चित्रकला की हमने बात की, ये हो जाएगी बार्ली चित्रकला कहाँ की, ये बॉम्बे की या फिर महाराष्ट्र की चित्रकला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। एक और पेंटिंग है जिसमें काली घाट पेंटिंग भी है। काली घाट, इसको कालीधार पेंटिंग भी बोला जाता है। ये 19वीं सदी में बंगाल के कालाधर काली मंदिर कोलकाता और आसपास के इलाकों में विकसित हुई थी, और कोलकाता के पास फलने फूलने के कारण इसको पेंटिंग को काली घाट शैली कहा जाता है। तो इसमें देवी देवताओं के चित्र कुंचियों कालिक से बने होते हैं, यानी ये पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला है, ठीक है। कोलकाता, तो कोलकाता, तो यहाँ पे ये फलने फूलने के कारण इसको ये कहा जाता है, काली घाट कहा जाता है। इसके अलावा एक चित्रकला है थांका चित्रकला। थांका चित्रकला में क्या किया जाता है, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित शिक्षाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। ये भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, इन सब स्थानों पर चित्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, सूती वस्त्रों के धुले हुए काटल पर ये चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसको आध्यात्मिक चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि इस चित्रकला का विषय धार्मिक आध्यात्मिक ही होता है और भगवान जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित ये चित्र होते हैं। तो ये थांका चित्रकला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पट्टीचिला चित्रकला का याद रखिएगा, इसको फर्श चित्रकला भी कहा जाता है। अगर पट्टे को हिंदी में कहा जाए, फर्श भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये सब नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने चित्रकला की बात की और भी अन्य तत्वों पर बात की। आइए आगे बात करते हैं फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन, भारत में उत्सव और परंपराएं। चलिए, फिर उत्सव परंपराओं की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। भारत में अनेक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं और हर साल यहाँ पे मनाए जाते हैं उत्सव। तो जो इनमें से कुछ उत्सव सीधे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन उत्सवों की से संबंधित चीजें ध्यान में रखें और तैयार रहें, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ उत्सवों के बारे में। इसमें से कुछ उत्सव जो हैं, ये उत्सव यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल हैं, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऐसा ही एक उत्सव है दुर्गा पूजा। ये बंगाल में मनाई जाती है, हम जानते हैं। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसको अदृश्य कला के रूप में शामिल किया गया है। तो ये दुर्गा पूजा आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दिवाली, होली, नवरात्रि, ईद, ऐसे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और त्योहारों को हम जान लेते हैं। नागालैंड, नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। मणिपुर, मणिपुर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, प्रश्न बनते हैं। चंफा, याओसांग, यहाँ पे एक मार्शल आर्ट भी है यहाँ का, याओसांग, ठीक है। मणिपुर का हो जाए सिक्किम। सिक्किम में सोनम लोचर, सोनम लोचर, सोनम लोचर और नामसूंग नाम के ये त्योहार मनाए जाते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में मनाया जाता है गरिया पूजा। गरिया पूजा, इस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें हो जाएगा बतुकम्मा और बुनालू। ये कहाँ का त्योहार है, बतुकम्मा और बुनालू, ये भी दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं और ये तेलंगाना राज्य के त्योहार हैं। तेलंगाना राज्य के त्योहार हैं। ये सालीवाहन संवत की अमावस्या तिथि से मनाया जाता है, ये बतुकम्मा, ठीक है, ये याद रखेगा।
इसी तरीके कुछ मेले, एक अम्बुबाची मेला हो जाएगा। ये अम्बुबाची मेला कहाँ, ये सब SSC के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, याद रखिएगा। ये असम में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला, ठीक है। गंगा सागर मेला इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण मेला है, ये एक तरीके से त्योहार ही है, ठीक है। इस तरह एक अन्य त्योहार है सेक्रेनी त्योहार। ये सेक्रेनी त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड सेक्रेनी। ये सेक्रेनी त्योहार कहाँ मनाया, नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। एक बाली यात्रा, तो बाली यात्रा वैसे तो साउथ ईस्ट में ही मनाया जाता है, साउथ ईस्ट के देशों में। ये उड़ीसा का में मनाया जाना भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, बाली यात्रा। इसको ठीक से लिख देते हैं, बाली यात्रा। तो ये ओडिशा में का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, ये याद रखिएगा। ये कटक नगर में मनाया जाता है, महानदी के किनारे गड़गड़िया घाट पर इसको मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होता है। बाली यात्रा का शब्द का मतलब होता है बाली की यात्रा। इन यात्राओं का उद्देश्य व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इस तरीके का एक त्योहार है, इसी तरीके का एक त्योहार है सकेवा त्योहार। ये सकेवा भी आप याद रखिएगा। ये सिक्किम का एक त्योहार है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके अलावा इसको अनेक और नामों से जाना जाता है, उभोली जाना जाता है, डोंग वंगा जाना जाता है। ये सब त्योहार आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। इस तरीके का एक त्योहार है जमशेद नवरोज। ये पारसी लोगों का एक मूल त्योहार है, पारसी धर्म है इनका मूल त्योहार है। इसके बारे में माना जाता है कि भारत में नवरोज उत्सव गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम होता है, जिसे फारस का नया साल ही माना जाता है। यह उत्सव प्रतिवर्ष 21 मार्च को ईरान के शाह जमशेद के सिंहासन ग्रहण करने के दिन मनाया जाता है। यह बसंत का प्रथम दिन होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है, दिन रात बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये ईरान से शुरुआत हुआ, जब वहां पारसी मूल के लोग हुआ करते थे। तो ये सब याद रखिएगा। कुछ और अन्य त्योहार हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके। जिसमें से आप देखेंगे एक त्योहार है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्योहार है, महाराष्ट्र। बैसाखी ये पंजाब का त्योहार है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है। छठ पूजा ये बिहार का त्योहार है। दुर्गा पूजा ये पश्चिम बंगाल का है। पहले ही हम इसकी बात कर चुके दुर्गा पूजा पे। तो दुर्गा पूजा यूनेस्को की जो अदृश्य विरासत सूची होती है उसका एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और इसके अलावा जो छऊ नृत्य है, कालबेलिया है, ये भी शामिल होते हैं इस विश्व विरासत सूची में, ठीक है। ये कुंभ का मेला भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं, कई सारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित किया जाता है ये देख लेते हैं। 12 वर्ष के अंतराल पे आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी के नदी के किनारे। ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है, गोदावरी। तो इस तरीके से ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। भारत में फसल कटाई के अवसर पर एक त्योहार मनाए जाते हैं, कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसी में एक ऐसा ही त्योहार है लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी। तो ये पौष मास में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं अलग अलग राज्यों में। इसको पोंगल, उत्तरायण, लोहड़ी, भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। ये फसल कटाई के अवसर में मनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे तमिलनाडु में इसको पोंगल बोल देते हैं, और भी अलग अलग इसके नाम होते हैं। एक ऐसा ही एक और है भांड पाथेर। ये जम्मू कश्मीर का परंपरागत नाटक कला है, ये नाटक कला है। तो ये जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण नाटक कला है। असम के लोगों का पर्व है, ये भी आप याद रखिएगा। इस पर्व का नाम है मेडाम मेफी। इसमें ये अपने प्राचीन लोगों को
याद करते हैं, जो इनके पूर्वज थे, इनके याद में ये त्योहार 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। जो स्वर्गवासी लोग हो चुके हैं उनकी याद में। ये एग्जाम में आपके प्रश्न पहले ही बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। माधवपुर मेला एक गुजरात का भी महत्वपूर्ण त्योहार है, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। तो ये सब आप माधवपुर मेला का याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बना है, तो ये आपके मतलब आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, और जो ऑप्शन होते हैं इनको क्लिक करने में, ठीक है। चलिए, एक ही शब्द याद रखिएगा, कुंभ की बात की थी। पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है जो कामाख्या देवी के पास मेला लगता है, अंबुबाची मेला लगता है, इसको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, वहां पर ये मेला लगता है, इसलिए ये मेला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की बात की है, और भी बहुत सारे त्योहार हैं जिनके बारे में बात की जा सकती थी, जैसे सरहुल त्योहार हो गया, ये झारखंड का एक प्रमुख त्योहार होता है, आदिवासी के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसी तरीके से कैलकूद उत्सव हो गया, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कुछ और खेल हैं और जो कुछ और परंपराएं हैं, इनके बारे में बात की जा सकती थी, जैसे खिचड़ी, उत्तरायण, लोहड़ी, इनकी तो हमने बात कर ली है। खैर, तो थोड़ी सी रेहू खीम, कावरी शॉल, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, टॉपिक है जिनकी चर्चा की जाती है। जिसमें आप एक चीज याद रखिएगा, पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला से क्वेश्चन बनते हैं, ये पुष्कर मेला, और यहीं पर आपको एक और मेला मिलेगा जो यहाँ पे राजस्थान में, ये मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक है जैसलमेर में ये मरु फेस्टिवल, ये मरु फेस्टिवल महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आज अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार।